नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को माइंड मैप के जरिए पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी भी बुक या फिर किसी भी वीडियो में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसको 1962 में INCOSPAR यानी इनकॉस्पर अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा शुरू किया गया था, जिसका गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो संचालन है वो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाने लगा। जो इनकॉस्पर है इसी को विकसित करके 15 अगस्त 1969 को इसरो बना दिया गया। आपको पता ही है कि जो इसरो है इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। यानी जो इनकॉस्पर है उसी का विकास करके क्या कर दिया गया, इसरो बनाया गया 15 अगस्त 1969 को। और जो इनकॉस्पर है उसका गठन जो है विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक उसी तरह इसरो के भी प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसरो के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको आपको पता ही है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित कुछ और नाम हैं जिनके उपनाम आपको याद रखने हैं, जिनमें पहले हैं डॉक्टर सतीश धवन, जिनको बोला जाता है स्पेस पियोनियर ऑफ इंडिया। दूसरे हैं डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव यानी डॉक्टर UR राव, जिनको बोला जाता है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। और तीसरी है डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जिनको बोला जाता है रिमोट सेंसिंग विजनरी। तो ये उपनाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पहले रॉकेट और भारत के पहले उपग्रह के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि रॉकेट क्या होता है और उपग्रह क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो रॉकेट के बारे में आप ऐसा समझिए कि यह एक वाहन है जो कि ईंधन यानी फ्यूल के बल पर अंतरिक्ष में उड़ान भरता है और उपग्रह को पृथ्वी की सतह से उठाकर ऊपर पहुंचाता है। मतलब यह एक वाहन है जो कि फ्यूल की मदद से क्या करता है कि जो उपग्रह यानी जो सैटेलाइट है उसको क्या करता है, पृथ्वी की सतह से उठाकर ऊपर पहुंचाता है। और रॉकेट जो है ये खुद स्थायी रूप से अंतरिक्ष में नहीं रहता बल्कि स्वतः समाप्त हो जाता है या फिर गिर जाता है। जैसे कि दीपावली में जब हम लोग रॉकेट जलाते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर जाता है तो या तो फट जाता है या फिर फटने के बाद सीधे नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही जो रॉकेट है वो क्या करता है, फ्यूल की मदद से अंतरिक्ष में जाता है और किसे लेकर जाता है, तो वह उपग्रह को लेकर जाता है। और उपग्रह क्या है, तो उपग्रह एक डिवाइस या फिर उपकरण है जो कि रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है और यह पृथ्वी या फिर किसी ग्रह की कक्षा यानी ऑर्बिट में घूमकर उनकी जानकारी को इकट्ठा करता है। जैसे मौसम की जानकारी हो गई, ग्रहों का अध्ययन हो गया, संचार व्यवस्था हो गई, ये सब। या फिर सीधी सी भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए कि जो रॉकेट है वह एक बस है और जो सैटेलाइट है यानी जो उपग्रह है वह एक यात्री है। तो यात्री को पहुंचाने का काम कौन करता है, बस करता है। तो यात्री यहाँ पर सैटेलाइट है तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, रॉकेट करेगा। ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि रॉकेट और उपग्रह दोनों एक हैं या फिर अलग अलग। रॉकेट एक वाहन है जो कि उपग्रह को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। भारत का जो पहला रॉकेट है वह 1963 में नाइकी अपाचे नाम से आया था। इसे केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से
पहला जो रॉकेट था जो कि अमेरिकी रॉकेट था, मतलब भारत का बनाया हुआ रॉकेट नहीं था, अमेरिकी रॉकेट था, उसको केरल के थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नाइकी अपाची। अच्छा, इसके बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि यह एक साउंडिंग रॉकेट था। साउंडिंग रॉकेट मतलब होता है कि वायुमंडल और अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा रॉकेट, जिसका उद्देश्य था ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना। और इसके बारे में कुछ रोचक फैक्ट भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जो रॉकेट के पुर्जे थे अमेरिका से तो लाए गए थे, लेकिन केरल के रेलवे स्टेशन से इनको बैलगाड़ी और साइकिल से लाया गया था। उस टाइम पे सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो रॉकेट के जो पुर्जे थे उनको साइकिल और बैलगाड़ी से लाया गया था। वहाँ पर एक चर्च की इमारत थी जिसको कंट्रोल रूम बनाया गया था, और नारियल के पेड़ों के बीच से इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई लॉन्चिंग पैड तो था नहीं, तो नारियल से उसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नाइकी अपाचे है ये नासा द्वारा दिया गया था, ये अमेरिकी रॉकेट था, तो भारत का स्वदेशी रॉकेट पहला कौन सा था? तो 1967 में भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था रोहिणी 75, जिसको लॉन्च किया गया था। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको भी केरल के थुम्बा के इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पिक भी है कि साइकिल में जो रॉकेट के पार्ट हैं उनको ले जाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पहले उपग्रह यानी सैटेलाइट की। तो भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, जिसको 1975 में सोवियत संघ के कापुस्टियन यार रॉकेट बेस से कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट है उसको रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, तो जो आर्यभट्ट था ना, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के कापुस्टियन यार रॉकेट बेस से। और आर्यभट्ट प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। और मैं आपको बता दूं कि यह उपग्रह जो था यानी आर्यभट्ट जो था, यह 5 दिन तक ही कार्य कर पाया था। तकनीकी खराबी के कारण बिजली की जो सप्लाई है वो फेल हो गई थी, और ये जो था मतलब ये जो सैटेलाइट था 5 दिन बाद बंद हो गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह यानी भारत का पहला सैटेलाइट स्वदेशी कौन सा है, तो वह है रोहिणी RS-1, जिसको 1980 में SLV-3 द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट। और भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट कौन सा है? तो रोहिणी RS-1। वैसे रोहिणी RS-1 की जगह रोहिणी 1 जो है वह भी लॉन्च किया गया था 1979 में, लेकिन वो आंशिक रूप से सफल रहा था, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो भारत का जो पूर्ण रूप से सफल पहला सैटेलाइट स्वदेशी है वो कौन सा है? रोहिणी RS-1, जिसको 1980 में SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम की, जिसमें पहला है चंद्रयान 1। इसे 2008 में PSLV से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा 2008 में चंद्रयान 1 जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसकी उपलब्धि क्या थी? तो इसकी उपलब्धि थी चांद पर जल यानी H2O की खोज करना। तो आपको याद रखना है चंद्रयान 1 के बारे में इतनी चीज़ें कि इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। किसके जरिए? तो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए। और इसकी उपलब्धि क्या थी? तो चांद पर जल यानी H2O की खोज करना। फिर अगला है चंद्रयान 2 मिशन, जिसको 2019 में GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑर्बिटर था वो सफल रहा था, लेकिन लैंडर का नाम विक्रम जो था वह असफल रहा था। ठीक है, रोवर जो था वो सफल रहा था लेकिन लैंडर असफल रहा था। तो चंद्रयान 2 के बारे में आपको ये याद रखना है।
इस असफलता के बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 में और इसे GSLV Mk3 से प्रक्षेपित किया गया था और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला फर्स्ट देश भारत बना था चंद्रयान 3 मिशन के जरिए। इसमें इसके रोवर का जो नाम था वो प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। जैसे चंद्रयान 2 में भी जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था और जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, लेकिन वो वाला असफल रहा था। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन जो था वो सफल रहा था और रोवर और लैंडर का नाम सेम ही रखा गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का पहला चंद्र मिशन कौन सा था, तो दुनिया का पहला चंद्र मिशन का जो प्रयास है वो लूना 1 के जरिए किया गया था USSR द्वारा। कब किया गया था? तो 1959 में, लेकिन यह असफल रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो लूना 1 है ये चंद्रमा से 5,995 किलोमीटर दूर से गुजर गया था, मतलब चंद्रमा की तरफ नहीं पहुंच पाया था। कितनी दूर रह गया था? तो 5,995 किलोमीटर दूर रह गया था। फिर पहला सफल चंद्र मिशन जो था जिसमें इम्पैक्ट हुआ था वो था लूना 2। ये भी USSR द्वारा 1959 में ही किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें दुनिया का फर्स्ट अंतरिक्ष यान था जिसने सीधे चंद्रमा की सतह से टक्कर मारी थी, यानी इम्पैक्ट किया था। फिर पहला सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो वह था लूना 9। यह भी सोवियत संघ द्वारा ही 1966 में भेजा गया था, जिसने पहली सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा में की थी। और अगर बात करें कि चंद्रमा का पहला मानव मिशन कौन सा था, तो वह था अपोलो 11, जो कि नासा द्वारा 1969 में भेजा गया था। तो चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो अपोलो 11 में बैठे हुए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। तो पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और दूसरा कदम रखा था, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उतरने के बाद दूसरे व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर उतरे थे? तो उनके साथी बज एल्ड्रिन थे। साथ ही साथ जो अपोलो 11 है उसमें तीसरे व्यक्ति भी बैठे हुए थे जिनका नाम था माइकल कॉलिंग्स। लेकिन ये चंद्रमा पर नहीं उतरे थे बल्कि ऊपर अंतरिक्ष यान में ही चक्कर लगाते रहे। और अपोलो 11 में चंद्रमा से पत्थर और मिट्टी के 11.5 kg सैंपल लेकर आया गया था। तो ये चीज़ आपको मिशन चंद्रमा के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है मंगल मिशन। मंगलयान जो है इसकी लॉन्च तिथि थी 5 नवंबर सन 2013 को और इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। साथ ही इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। भारत पहला एशियाई देश बना था जिसने पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में उपग्रह भेजा था। और याद रखिएगा कि इसकी लागत थी 450 करोड़ रुपए, जिस कारण से सबसे सस्ता मंगल मिशन करने वाला देश जो है वो भारत बना। और याद रखिएगा कि मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था मंगल मिशन ने, तो वह किया था 24 सितंबर 2014 को। साथ ही ये याद रखिएगा कि दुनिया का पहला मंगल मिशन जो कि पहला प्रयास किया गया था मार्सनिक 1 USSR द्वारा 1960 में, लेकिन यह असफल रहा। जबकि पहला सफल मंगल मिशन मैरिनर 4 था जो कि नासा द्वारा 1964-65 में किया गया था, लेकिन ये मंगल की सतह में नहीं उतरा था बल्कि फ्लाई बाई करके निकल गया था, मतलब उसके पास से उड़ के गुजर गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला सफल ऑर्बिटर कौन सा था, तो वह था मार्स 2 जो कि USSR द्वारा 1971 में भेजा गया था। मतलब पहली बार लैंडिंग किसने की थी, तो वो मार्स 2 ने मंगल पर की थी जो कि USSR द्वारा 1971 में भेजा गया था। तो मंगल ग्रह के बारे में मंगल मिशन से संबंधित आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से प्रक्षेपित किया गया था। लॉन्च स्थान कौन था, तो लॉन्चिंग का स्थान था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और उद्देश्य क्या था, तो सूर्य की सतह
वातावरण और विकिरण का अध्ययन करना। मैं आपको बता दूं कि इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित किया गया, जहां सूर्य पृथ्वी प्रणाली का एक संतुलन बिंदु है, जहां से सूर्य का लगातार अवलोकन संभव है। और आदित्य L1 के जरिए 7 पेलोड भेजे गए थे। पेलोड शब्द का मतलब यहाँ से वैज्ञानिक उपकरणों से है। तो 7 वैज्ञानिक उपकरण भेजे गए थे आदित्य L1 में, जिससे सूर्य के अलग अलग कोणों से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो आदित्य L1 के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। कुछ अन्य प्रमुख कार्यक्रम हैं, उपग्रह कार्यक्रम, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पहला है रोहिणी श्रृंखला 1980, जिसको SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी श्रृंखला के बारे में आपको बता दूं कि रोहिणी श्रृंखला मतलब रोहिणी सीरीज चलाई गई थी, जैसे रोहिणी 1, रोहिणी बी, रोहिणी 1B, रोहिणी D1, ऐसे रोहिणी नाम से एक श्रृंखला से सीरीज चलाई गई। हालांकि एक ही साल में इनको लॉन्च नहीं किया गया, इन सैटेलाइट को स्थापित नहीं किया गया, अलग अलग सालों में स्थापित किया गया, लेकिन रोहिणी नाम से इनको क्या किया गया, श्रृंखला के रूप में स्थापित किया गया। इनका कार्य क्या है, तो पृथ्वी संसाधन का अध्ययन करना, मौसम की निगरानी और जल संसाधन की जानकारी जुटाना, और यह देखना कि रॉकेट सही तरीके से उपग्रह की कक्षा तक पहुंच सकता है कि नहीं। मतलब जब रोहिणी श्रृंखला का पहला रोहिणी सैटेलाइट भेजा गया था, तो मुख्य रूप से वो क्या देखना चाहते थे कि जो रॉकेट है वो सही तरीके से उपग्रह को कक्षा तक पहुंचा पाता है या फिर नहीं पहुंचा पाता। और इसके अलावा रिमोट सेंसिंग तकनीकी जो है उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और भविष्य के बड़े मिशनों के लिए इसके जरिए अध्ययन यानी अनुभव जो है वो जुटाया गया था, है ना। मतलब इसके अध्ययन के जरिए अनुभव जुटाया गया था कि हम भविष्य में बड़े बड़े मिशन कर सकते हैं या फिर नहीं। फिर दूसरा है इनसैट श्रृंखला, जिसको 1982 से जारी किया गया, और यह संचार और मौसम उपग्रह से संबंधित कार्य करते हैं। फिर अगला है IRS श्रृंखला, जिसको 1988 से लॉन्च किया गया, जो कि पृथ्वी अवलोकन और संसाधन का सर्वेक्षण करता है। फिर है GSAT श्रृंखला, जिसको 2001 से भेजा गया, और यह संचार और टीवी प्रसारण का कार्य करते हैं। उसके अलावा नेविक है, जिसको IRNSS के नाम से भी जाना जाता है, 2016 में भेजा गया, और भारत का यह स्वदेशी GPS नेविगेशन सिस्टम का कार्य करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है साथ में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत में रॉकेट के विकास के क्रम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का पहला जो रॉकेट था वो था नाइकी अपाचे, जो कि एक अमेरिकी रॉकेट था, जिसको भारत द्वारा लॉन्च किया गया था केरल के थुम्बा से। तो वह भारत का पहला रॉकेट था, आपको मैंने पहले ही बताया। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि भारत का एक स्वदेशी रॉकेट था, जिसका नाम था रोहिणी 75। फिर उसके बाद आया SLV-3 या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। यह कब आया, 1980 में। यह पहला स्वदेशी उपग्रह जो रोहिणी था उसको कक्षा में स्थापित करता है, और इसका जो नेतृत्व है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है ASLV, जो कि 1987 में आता है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। इसका मतलब है, A का मतलब है एडवांस और S का मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात है, जो कि SLV का एडवांस लेकिन कम सफल जो रॉकेट है वह है। मतलब कि SLV से कम सफल था, लेकिन आगे इसके बनाया गया था। फिर आता है PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि भारत का सबसे भरोसेमंद और ज़्यादा उपग्रह एक साथ भेजने में सक्षम जो रॉकेट है वह माना जाता है। इसने चंद्रयान 1 किया था, और मैं आपको बता दूं कि यह भारत का सबसे सफल रॉकेट है। इसको कब लाया गया, तो PSLV को लाया गया 1993 में। फिर आता है GSLV में G का मतलब है जियोसिंक्रोनस, और SLV का मतलब तो आपको पता ही है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल। तो यह जो है ये भारी उपग्रहों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किए जाने वाले हों। फिर उसके बाद आता है GSLV-MK3, जिसको LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे शक्तिशाली रॉकेट है,
जिसके जरिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और फिर उसके बाद आता है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यह आया है 2022 में, जो कि छोटे उपग्रह जैसे कि स्टार्टअप्स और शिक्षा संस्थानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने वाला रॉकेट है। तो यह रॉकेट का क्रम है, आपको याद रखना है। पहले नाइकी अपाचे, फिर रोहिणी 75, फिर SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, फिर GSLV में भी GSLV Mk3 और फिर उसके बाद है SSLV। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भारत में रॉकेट के विकास के क्रम को। अब कुछ अन्य मिशन हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक मिशन है एस्ट्रोसैट, जिसको 2015 में भेजा गया था। यह भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह है। फिर है रिसैट, कॉर्टोसैट और ओशनसैट, जो कि पृथ्वी अवलोकन, जासूसी और सामुद्रिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए यह उपग्रह लॉन्च किए गए थे। फिर है GSAT-7, जिसको 2013 में भारतीय नौसेना के संचार उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था, मतलब ये भारतीय नौसेना के लिए कार्य करता है। फिर है GSAT-7-1, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय वायुसेना के लिए है। उसके अलावा निसार है, जिसको 2024-25 में नासा और इसरो, निसार में नासा और इसरो दोनों शामिल हैं, तो दोनों का मिशन है जिसमें पृथ्वी की सतह का हाई रेजोल्यूशन रडार मैपिंग किया जाना है। तो इस तरीके से अपना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जो माइंड मैप का वीडियो है यह कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसकी ई बुक तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको सभी माइंड मैप की फ्री में ई बुक उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।